नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 31 मार्च 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ मिलता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस क्लास से बाहर आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको प्रतिदिन इस क्लास को लेना जरूरी है। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आप ले लेना, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा वो सारा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली के डेली क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ को लेना है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं करना है। मेरी आवाज़ इतनी धीरे क्यों आ रही है, क्योंकि अभी मैंने 2 क्लास रिकॉर्ड की, राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की, और सिस्टम में ऐसी क्या खराबी हुई पता नहीं, माइक ने संपर्क टूट गया होगा माइक का, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है तो वॉइस नहीं गई, इसीलिए मुझे वापस क्लास रिकॉर्ड करना। अब आप सोचो 1 घंटे पढ़ा दिया, वापस 1 घंटे पढ़ाना है? इसीलिए आज अपन 1 घंटे नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। क्लास की टाइम भी थोड़ा लेट हो गया आज है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने कौशल विकास और जनशक्ति के क्षेत्र में किस जर्मन राज्य के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आप इस चीज को अच्छे से समझो। महाराष्ट्र सरकार है, एक जर्मनी का एक राज्य है, उन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। किसके लिए? कौशल विकास और जनशक्ति के क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन में ये पूछा है जर्मन राज्य है कौन सा, तो बोडेन वुटमबर्ग। कौन है? बोडेन वुटनबर्ग जो राज्य है उसके साथ में महाराष्ट्र सरकार ने साझेदारी की है। साझेदारी क्यों की है? इस एमओयू के तहत होगा क्या, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसर पैदा किए जाएंगे और बोडेन वुटमबर्ग में कुशल नौकरियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी ये कंपनी जो होगी जर्मन राज्य, ये जो जर्मन राज्य होगा बोडेन वुटनबर्ग, वो महाराष्ट्र के अंदर जो रहने वाले युवा हैं उनको ट्रेनिंग देगी कि हमारे वहाँ प्रदेश में ऐसे काम होता है, आपको ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है। फिर जो महाराष्ट्र के श्रमिक वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी सैलरी उनको मिल पाएगी, वहाँ पर आराम से उनको रोजगार मिल पाएगा। उसके लिए ये एमओयू हुआ है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये समझौता महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के बोडेन वुटमबर्ग से क्यों किया है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। बाकी जो इस क्लास की पीडीएफ है उसके अंदर तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल ही जाएगा, तो वहाँ तो आप खुद देख ही सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन के संशोधित संस्करण को मंजूरी दे दी है? भाई, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन पहले आया था उसको संशोधित करके अब उसको स्वीकृति दे दी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संशोधित जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन था उसको कल मंजूरी दी है। इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रीव्यय को भी मंजूरी साथ में मिली है, तो 1000 करोड़ रुपए इसमें अतिरिक्त भी डाल दिए गए हैं। इसमें होगा क्या, विशेष रूप से दूध उत्पादन को बढ़ाना होगा, उसके अलावा जो भी पशुओं से उत्पादकता होती है उसमें वृद्धि करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। और जब पशुपालन क्षेत्र में वृद्धि होती है तो सीधी सीधी बात है, क्या होता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। क्या होती है? किसानों की आय में वृद्धि होती है। किसानों की आय में वृद्धि होती है। किसान ही रखते हैं, पशुपालन का काम कौन करते हैं? जो खेतीगढ़ किसान होते हैं वो करते हैं। तो इससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, इसके अलावा दूध उत्पादकता में वृद्धि होगी, पशुओं से जो भी उत्पादन होता है उसमें उत्पादकता होगी। और इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रीव्यय के साथ इसको संशोधित करके कल मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसको जीसीसी बोलेंगे, जी का मतलब ग्लोबल, सी का मतलब कैपेबिलिटी और सी का मतलब सेंटर, तो जीसीसी स्थापित करने के लिए एक अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपसे इस क्वेश्चन में उस कंपनी का नाम पूछा है। देखिए, इसमें बहुत सारे हिंट दिए गए हैं क्वेश्चन में। हालांकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो इस प्रकार आने की संभावना बहुत कम रहेगी, क्योंकि एग्जामिनर आपके कोई चाचा जी नहीं है, आपके कोई पापा नहीं है जो आपको वहाँ लग्जरीनेस देंगे कि नहीं बेटा हम ये भी हम बता देंगे, ये भी हम बता देंगे। नहीं, उसको अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे कैंडिडेट चाहिए, तो वो सीधा क्वेश्चन करेगा। ठीक है, मैंने तो फिर भी आपको थोड़ी सहूलियत दी है इसके अंदर। तेलंगाना राज्य सरकार है वो हैदराबाद के अंदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगी। उसके आगे सीधा एग्जामिनर क्या देगा, उसने कंपनी के साथ समझौता किया, उसका नाम बताओ आप। मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए एक अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी के साथ समझौता किया, यानी कंपनी की हेड ऑफिस अमेरिका में है, फास्ट फूड में वो कंपनी काम करती है, और उस कंपनी का नाम मैंने आपसे पूछा है, मैकडोनल्ड्स उस कंपनी का नाम है, जिसको आप मैकडोनल्ड्स की बजाय मैकडी बोलते हो ना। इसका बर्गर अच्छा आता है मैकडी का ना, तो मैकडी के साथ समझौता हुआ है, मैकडोनल्ड्स के साथ समझौता हुआ है। येलो कलर का जिसका थीम है बाबा जी वो, ठीक है। केएफसी आप जानते हो, पिज्जा हट भी फास्ट फूड की एक कंपनी है। डोमिनोज पिज्जा के लिए फेमस है, जो ग्रीन कलर के, जो लाइट ब्लू कलर के थीम पे काम करती है। और मैकडोनल्ड्स येलो कलर के थीम पे काम करती है। आपको बताना चाहिए, मैकडोनल्ड्स जिसको शॉर्ट में मैकडी बोलते हैं, उसने
तेलंगाना राज्य सरकार के साथ हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। इस केंद्र की शुरुआत के अंदर 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे राज्य की भूमिका एक बढ़ते व्यापार और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में मजबूत होगी। तो शुरुआत के अंदर 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई कितने भी लोगों को मिले, रोजगार तो मिल ही रहा है, 2000 लोगों को मिल रहा है। और मैकडी है, उसने साझेदारी की तेलंगाना राज्य सरकार के साथ। पिछले 2 दिनों से मैं आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। अब मुझे तीसरे दिन आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही दो कि अब आप बता दो, अब तो याद हो गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, है? लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे या अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, खुशी वो हैप्पीनेस वाली खुशी समझना, दूसरी वाली खुशी मत समझना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अपने एक प्रस्ताव में बताया था कि 20 मार्च को अपन क्या मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस। तो आपको ध्यान रखना है, 2012 भी आपको याद रखना है। ये दिवस अपन 2012 के बाद मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अपने एक प्रस्ताव के अंदर ये घोषणा की थी कि 20 मार्च को अपन अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाएंगे। इस वर्ष जो 2025 के अंदर अपन ने अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कल जो अपन ने मनाया है, उसकी थीम क्या थी? केयरिंग एंड शेयरिंग। क्या थी? केयरिंग एंड शेयरिंग इसकी थीम थी। समझते हो आप केयरिंग एंड शेयरिंग का मतलब? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खुशी रिपोर्ट 2025 भी जारी की है। इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि कौन कितना खुश है, उसके अंदर प्रसन्नता और दयालुता के वैश्विक विश्लेषण सहित कोई जमीनी कहानियां बताई गई हैं, कुछ केस स्टडीज उसमें बताई गई है। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो केस स्टडी पढ़ लेना, वहां से अच्छी अच्छी केस स्टडी उन्होंने दी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अपने एक प्रस्ताव में बताया था कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाएंगे। 2025 के अंदर जो मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई? तो केयरिंग एंड शेयरिंग उसकी थीम रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाने के लिए इस बार एक इंडेक्स रिपोर्ट भी जारी की गई है, उसके अंदर कुछ कहानियां और कुछ केस स्टडीज डाली गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरस्कारों के 19वें संस्करण में कितनी श्रेणियों में पत्रकारों को सम्मानित किया गया? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दे रखे हैं वो थोड़े शॉर्ट डाटा दे रखे हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से? रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ठीक है, कब से दिए जा रहे हैं पुरस्कार? 2006 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। 19वां संस्करण अभी कल इसका हुआ है, उसके अंदर कितनी श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिया गया? 13 श्रेणियों के अंदर पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया? कितने पत्रकारों को पुरस्कार दिया गया? 27 पुरस्कारों को। सबसे इंपॉर्टेंट है रामनाथ गोयनका पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सर ये 13 श्रेणियां क्या है? फिर देखो पत्रकारिता की भी अलग अलग श्रेणियां होती है। कोई रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता करता है, कोई स्पोर्ट्स पत्रकारिता करता है, ठीक है, कोई राजनीति और सरकार से जुड़ी पत्रकारिता करता है, अलग अलग कोई अलग अलग भाषाओं में पत्रकारिता करता है। ठीक है, तो अलग अलग श्रेणियां होती है पत्रकारिता के अंदर। तो टोटल 13 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिए गए, और हो सकता है कोई एक श्रेणी के अंदर 2-2 पुरस्कार भी दिए गए होंगे। टोटल 27 लोगों को पुरस्कार दिया गया। तो 27 क्या एग्जैक्ट? जैसे श्रेणी का मतलब मैंने समझा दिया। जैसे एक विक्रांत है जो ज्यादातर कहाँ पर पत्रकारिता करते हैं? स्पोर्ट की पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, और जैसे एक शम्स है, आज तक में काम करते हैं, वो क्राइम सीन की कहानियां ज्यादा बताते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये अलग अलग श्रेणियां हुई। अब जैसे आप हम सब लोग अलग अलग श्रेणियों में काम कर रहे हैं, मेरे को भी पुरस्कार मिला, आपको भी मिला, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड को मिला, आपकी किसी गर्लफ्रेंड को मिला। तो ये क्या है? इस प्रकार तो 27 है, श्रेणियों के हिसाब से 13। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 19वें संस्करण को भी आपको याद रखना है। रामनाथ गोयनका के नाम से इन पुरस्कारों को जाना जाता है। 2006 से दिया जा रहा है, 19वां संस्करण है। रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता हो गई, स्पोर्ट पत्रकारिता हो गई, पॉलिटिक्स को लेकर अगर कोई पत्रकारिता करता है, तो उन सब 13 श्रेणियों के अंदर 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिए गए। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार किस देश में पाया गया? देखिए वैसे विश्व के अंदर श्वेत हाइड्रोजन कहाँ कहाँ निकलता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अमेरिका में निकलता है, रूस में निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में निकलता है, यूरोप में निकलता है। ये जानकारी आप कहाँ पढ़ोगे? जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे और उसके औद्योगिक क्षेत्र पढ़ोगे, तब आपको ये जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी जानकारी? विश्व के अंदर श्वेत हाइड्रोजन के भंडार कहाँ कहाँ पर है? अमेरिका में है, रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये श्वेत हाइड्रोजन होता क्या है? एक हरित हाइड्रोजन होता है, एक दूसरा हाइड्रोजन होता है। इसके जस्ट अपोजिट जो हाइड्रोजन होता है उसको श्वेत हाइड्रोजन बोलते हैं। औद्योगिक उत्पादन नहीं करता है ये, यानी ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करता है, स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है।
और इसको एक स्वच्छ ऊर्जा के गेम चेंजर के रूप में भी जाना जाता है, श्वेत हाइड्रोजन को। श्वेत हाइड्रोजन के बारे में मैंने बता दी। अब विश्व के अंदर सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन का भंडार मिला है फ्रांस के अंदर। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कहा, उस फ्रांस के क्षेत्र को एग्जैक्ट पूछा जाएगा, और वो है मोसेल क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्षेत्र? मोसेल क्षेत्र के अंदर। क्षमता भी आप याद करोगे तो अच्छी बात है, 46 मिलियन टन। अच्छा, जब क्षमता याद कर ली तो कितने रुपए का ये होगा? तो 42 ट्रिलियन डॉलर का। 42 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है भाई। फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल क्षेत्र, और उसके अंदर 92 ट्रिलियन डॉलर के श्वेत हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं, जो विश्व में सबसे बड़े हैं। श्वेत हाइड्रोजन क्या होता है? दूसर और हरित हाइड्रोजन का जस्ट विपरीत होता है श्वेत हाइड्रोजन। श्वेत हाइड्रोजन को जब अपन उद्योग में ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं तो ये कोई भी औद्योगिक उत्पादन का उत्सर्जन नहीं करता है। औद्योगिक उत्पादन का उत्सर्जन का मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है तो मैंने आपको बता दिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अंदर ये पहले से पाए गए थे, और अब इसके नए भंडार फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में देखे गए थे 46 मिलियन टन के। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट ने हाल ही में किस राज्य में नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी है? नया भाई अमोनिया यूरिया का कॉम्प्लेक्स है, वो असम के अंदर खुलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के अंदर जो नामरूप जगह है, कौन सी? नामरूप। असम के अंदर जगह है नामरूप। इस नामरूप जगह के अंदर ब्रह्मपुत्र वैली पड़ती है, वहां पर ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने 12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमता वाले ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंदर अनुमानित लागत है 10,601 करोड़ रुपए। कितने? 10,601 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम लगेगी भाई इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर। और इस प्लांट से होगा क्या? तो पूर्वोत्तर के आसपास के क्षेत्र में यूरिया उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, उसके अलावा ऊर्जा दक्षता भी बढ़ेगी और रोजगार का सर्जन होगा। जब कोई बड़ा प्लांट लगता है तो आसपास के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, प्लांट जिस चीज का उत्पादन करता है तो उसकी उत्पादन क्षमता तो बढ़ेगी, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई है और एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपको बता दी है। सेबी ने लावारिस संपत्तियों को कम करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सबसे पहले तो ये सेबी क्या, आपको ये पता होना चाहिए। सेबी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति बाजार। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति बाजार विनियामक के रूप में सेबी को जाना जाता है, आपको अच्छे से पता है। जितने भी आपके डीमेट अकाउंट है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज को लेकर आप गतिविधियां करते हो, उन सब पर निगरानी और उस सब का संचालन करता है सेबी। कौन करता है? सेबी करता है। अब अगर मान लो आपका कोई डीमेट अकाउंट था, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो, जैसे ग्रो पे करवाते हो, एंजल वन पे करवाते हो, आपने वहां पर कोई एसआईपी करवाई, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करवाया म्यूचुअल फंड के तहत, या आपने वहां पर कोई स्टॉक लिए एमआरएफ के लिए, XYZ किसी भी कंपनी के आपने वहां से स्टॉक लिए, ठीक है, ऐसी कोई घटना घटित हुई, उसके अंदर आपको बताना चाहिए जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पर आपसे एक नॉमिनी पूछा जाता है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है? अगर खुदा ना खास्ता कल को आप इस दुनिया से चल बसे तो फिर उस संपत्ति का मालिक कौन रहेगा, उसको नॉमिनी बोलते हैं। ठीक है, सीधी सीधी भाषा में। तो आपने नॉमिनी भी लगाया उस अकाउंट के अंदर। एक बार ऐसा हुआ कि आप गाड़ी से जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ से, और आपने जिसको भी नॉमिनी बनाया वो भी आपके साथ, खुदा ना खास्ता हो जाए ऐसी कोई घटना, प्राकृतिक आपदा आ गई, ऐसी कोई घटना आ गई जिसके अंदर आप सब लोग चले गए, फिर उस संपत्ति का मालिक कौन है? ऐसे तो कोई नहीं बन सकता। मैं आपके फोन से आईडी पासवर्ड डाल के बोल दूं इस संपत्ति का मालिक मैं हूं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए ही बैंकिंग नॉमिनी भरवाती है। और ये जितने भी एप्लीकेशन है ये आपको बताना चाहिए डिजी लॉकर से जुड़े हुए हैं, तो किसके साथ साझेदारी करेगा? सेबी डिजी लॉकर के साथ ही साझेदारी करेगा। डिजी लॉकर को साफ साफ बोला है कि इस प्रकार के जो एप्लीकेशन है जहां पर आपके यूजर जुड़े हुए उनसे आप एक बार वापस केवाईसी करवा लो, तो पता लग जाएगा कौन कौन से लोग जिंदा है, कौन कौन मर गए। जो केवाईसी करेगा वो ठीक है, एक्टिव यूजर है, जो नहीं है मर गया वो। ठीक है, इस प्रकार जो लावारिस संपत्तियां हैं उनको कम करने के लिए सेबी ने डिजी लॉकर के साथ साझेदारी की है। जो मैंने चीज बोली है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेबी को नहीं जानते, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है नहीं जानते। ठीक है, जरूरी थोड़ी है हर कोई शेयर मार्केट का काम करता ही हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए कौन सा माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? नया भाई माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर दिया है और इसकी 2 यूनिट को विकसित किया है एक साथ।
32 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको इसरो ने बनाया है। इसरो क्या खुद बनाया नहीं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर है इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक्स जीके में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये क्वेश्चन आते हैं। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला इसरो की कहां पर है, तो चंडीगढ़ के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। अब इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक का नाम तो है विक्रम 3201, क्या है, विक्रम 3201। दूसरे का नाम है कल्पना 3201। ये इन दोनों के नाम है माइक्रो प्रोसेसर के, जो आपको याद रखना है। कल्पना 3201 और विक्रम 3201। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या है, तो आपको बताना है इसरो की माइक्रो प्रोसेसर चिप है ये, जो कि अभी 32 बिट की 2 विकसित की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही था भाई, ये था 21 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने जल्दी जल्दी कवर करवाने की कोशिश की, क्योंकि यार इसके बाद में भी कुछ काम रहते हैं, क्लास के कुछ शेड्यूल होते हैं। आज तो डबल क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पहले थोड़ा वॉइस दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब वॉइस एकदम एग्जैक्ट आ रही है, ठीक है। ये नंबर है, यहाँ पर मैसेज करना। डेली की डेली क्लास के बाद में PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये वेबसाइट है, यहाँ से नोट्स ऑर्डर कर देना, बहुत ही शानदार नोट्स है। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कर लेना, यहाँ पर करंट अफेयर की समरी मिल जाएगी, ठीक है। सारे काम कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।